नमस्कार। सोचिए, एक ही कंपनी लेकिन उसे चलाने वाले दो बिल्कुल अलग तरह के सीईओ। एक जो सिस्टम बनाता है, नींव रखता है, और दूसरा जो हर चीज को उलट-पुलट कर देता है। क्या होगा उस कंपनी का? असल में आज का हमारा विश्लेषण इसी सवाल के इर्द-गिर्द है। और हमारी केस स्टडी कोई आज की कंपनी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत है। तो सवाल यही है, एक लीडर के लिए सही रास्ता कौन सा है? क्या उसे एक आर्किटेक्ट की तरह मेथोडॉडिकल तरीके से एक-एक ईंट जोड़कर इमारत बनानी चाहिए, या फिर एक डिसरप्टर की तरह बड़े और जोखिम भरे फैसले लेकर सब कुछ बदल देना चाहिए? आइए, दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तानों की कहानी से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मिलिए हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिन्हें हम कह सकते हैं दी आर्किटेक्ट, वो जिन्होंने सल्तनत की नींव को मजबूत किया। और दूसरी तरफ है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी द डिसरप्टर, जिनके हर फैसले सल्तनत में भूचाल ले आते थे। सोचिए, एक ही सल्तनत के सुल्तान, लेकिन काम करने का तरीका, सोच, जमीन आसमान का फर्क था। आज के विश्लेषण में हम इन दोनों की लीडरशिप को 5 पैमानों पर देखेंगे। पहले, उनकी प्लेबुक्स यानी रणनीतियां क्या थीं। फिर, मंगोलों के प्रेशर टेस्ट पर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तीसरा, सिस्टम बनाने और तोड़ने में क्या फर्क था। चौथा, एक काउंसिल के साथ काम करता था तो दूसरा तानाशाह की तरह। और आखिर में, दोनों की विरासत क्या रही, स्थिरता या अराजकता। कहते हैं ना, किसी भी लीडर की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है, और उस दौर में मुश्किल का दूसरा नाम था मंगोल। मंगोलों का खतरा एक ऐसा प्रेशर टेस्ट था जिसने इन दोनों सुल्तानों के लीडरशिप की, आप कह सकते हैं, असली परीक्षा ली। तो इल्तुतमिश ने इस खतरे को कैसे झेला? उनका नजरिया बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने सोचा कि अभी नए इलाके जीतने से ज्यादा जरूरी है जो अपने पास है उसे मजबूत करना, मतलब कंसोलिडेशन एंड डिफेंस। और ये रणनीति काम कर गई। इसी समझदारी से उन्होंने उस दौर के सबसे खतरनाक शासक चंगेज खान तक को भारत पर हमला करने से रोक दिया। और अब आते हैं तुगलक पर। मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए उनका आइडिया बिल्कुल ही अलग था। एक ऐसा फैसला जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो पूरी की पूरी राजधानी ही बदल देंगे। जी हां, एक ग्रेट रीलोकेशन। इस एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया। तो देखिए हुआ क्या। पहला कदम, हुक्म जारी हुआ कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जाएगी। दूसरा कदम, और ये सबसे भयानक था, सिर्फ दरबार नहीं, दिल्ली की पूरी आबादी को जबरन साथ चलने का फरमान सुनाया गया। इसका नतीजा, रास्ते में हजारों लोगों की जानें गईं, सल्तनत का खजाना और संसाधन सब बर्बाद हो गए। और फिर जब दिल्ली खाली और असुरक्षित हो गई तो उन्हें अपनी गलती समझ आई। चौथा कदम, वापसी का हुक्म, और इस वापसी के सफर ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। मतलब पूरी तरह से एक विनाशकारी योजना। ठीक है, तो बाहरी खतरे से निपटने का तरीका तो हमने देख लिया। अब जरा अंदर की बात करते हैं, मतलब अपनी सल्तनत का मैनेजमेंट ये दोनों कैसे करते थे। यहां हमें सिस्टम बनाने और मनमाने हुक्म चलाने का फर्क साफ दिखेगा। इल्तुतमिश ने कमाल का सिस्टम बनाया, एकता प्रणाली। इसे आप एक तरह का स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री पेरोल समझ सकते हैं। इसमें सैनिकों को कैश सैलरी की जगह जमीन से मिलने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा दिया जाता था। इसका फायदा, सल्तनत को एक डिसिप्लिन्ड और वफादार सेना मिली जो उसकी असली ताकत बनी। अब तुगलक की तरफ आते हैं। राजधानी बदलने जैसे महंगे और बेवकूफ़ी भरे फैसलों के बाद सल्तनत का खजाना लगभग खाली हो चुका था। और जब पैसा खत्म होता है तो अक्सर गलत फैसले लिए जाते हैं। इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने तुगलक को एक और विनाशकारी फैसले की तरफ धकेल दिया। खजाना भरने के लिए तुगलक ने एक अजीब प्रयोग किया। उन्होंने सोने चांदी के सिक्कों को बंद कर दिया, जिनकी अपनी एक वैल्यू होती थी, और उनकी जगह पीतल और तांबे के टोकन सिक्के चला दिए। मतलब सिक्के की असल कीमत कुछ नहीं, बस सुल्तान का हुक्म ही उसकी कीमत थी। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सोने चांदी की नकल करना मुश्किल है, पर पीतल और तांबे के सिक्के, वो तो कोई भी बना सकता था। और नतीजा आप सोच सकते हैं, पूरी तरह से एक इकोनॉमिक कोलैप्स। हुआ ये कि लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल खोल लिए और धड़ाधड़ नकली सिक्के बनाने लगे। देखते ही देखते बाजार नकली सिक्कों से भर गया। असली करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बची। विदेशी व्यापारियों ने इन टोकन सिक्कों को लेने से साफ मना कर दिया। और आखिर में सुल्तान को अपने ही खजाने से असली सोने चांदी के सिक्के देकर ये सारे नकली सिक्के वापस खरीदने पड़े। मतलब खजाना भरने चले थे और जो बचा था वो भी खाली कर बैठे। चलिए अब बात करते हैं लीडरशिप के सबसे जरूरी पहलू की, डिसीजन मेकिंग।
फैसले कैसे लिए जाते थे? क्या कोई सलाह मशवरा होता था या बस एक आदमी की मनमानी चलती थी? इल्तुतमिश के शासन के मॉडल को समझने के लिए बस एक नंबर याद रखिए, 40। ये 40 क्या था? इल्तुतमिश ने अपने 40 सबसे भरोसेमंद और काबिल सरदारों की काउंसिल बनाई थी, जिसे चालीसा कहा जाता था। आप इसे आज के दौर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ सकते हैं। हर बड़े फैसले से पहले सुल्तान इनसे सलाह लेता था। इससे फायदा यह होता था कि किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरे राज्य को नुकसान ना हो। और इसके ठीक उलट थे मोहम्मद बिन तुगलक। उन्हें सनकी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो फैसले लेने से पहले सोचते नहीं थे। वो किसी की सलाह नहीं सुनते थे। बस जो उनके मन में आया, जो उनकी सनक में आया, वो कर देते थे। और उसके नतीजे अक्सर विनाशकारी ही होते थे। तो इन दोनों के लीडरशिप का फाइनल आउटकम क्या रहा? एक आर्किटेक्ट और एक डिसरप्टर, दोनों ने अपनी सल्तनत के लिए क्या विरासत छोड़ी? चलिए एक नजर डालते हैं। अगर हम एक लीडरशिप स्कोरकार्ड बनाएं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रणनीति के मामले में इल्तुतमिश ने एकीकरण पर जोर दिया तो तुगलक ने आवेगी विस्तार पर। पॉलिसी की बात करें तो इल्तुतमिश ने सिस्टम बनाए जैसे इक्ता और चालीसा, जबकि तुगलक की नीतियां अनियमित थीं, जैसे राजधानी बदलना या टोकन करेंसी चलाना। और नतीजा, इल्तुतमिश ने एक स्थिर सल्तनत छोड़ी और तुगलक ने एक कमजोर और गरीब हो चुका राज्य। कहते हैं कि अपनी मौत के वक्त तुगलक के बारे में कहा गया था, सुल्तान को अवाम से और अवाम को सुल्तान से आज़ादी मिली। सोचिए, ये शब्द अपने आप में उसकी नाकामी की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये दिखाते हैं कि उसका अपनी प्रजा और अपने ही राज्य से रिश्ता किस हद तक टूट चुका था। और ये सदियों पुरानी कहानी आज की दुनिया में भी उतनी ही मायने रखती है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में कौन सी लीडरशिप ज्यादा खतरनाक है? एक जो बहुत सतर्क होकर धीरे धीरे मजबूती लाती है, या वो जो बिना सोचे समझे बड़े बड़े बदलाव लाकर सब कुछ दांव पर लगा देती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद इन दो सुल्तानों की कहानी में ही कहीं छिपा है।